Very good morning to all students. We discussed some definitions of complex integration like rectifiable curve, partition, arc, rectifiable arc, closed path, Jordan arc, regular arc, contour, etc. ये सब डेफिनेशंस डिस्कस की थी. इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपनी नॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करोगे. नॉर्म ऑफ पी. ठीक है, कोई राइटर इसको इस फॉर्म में भी लेता है. ठीक है, किसी बुक में इस फॉर्म में भी दिया हुआ है नॉर्म, तो भी ठीक है कि ये समझोगे कि ये जो है नॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. नॉर्म ऑफ पी. पी क्या है? पी इज़ द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल अल्फा कोमा बीटा. n+1 पॉइंट्स में डिवाइड किया था, T0 T1 T2 अप टू Tn. ठीक है, अल्फा इक्वल टू T0 और Tn इक्वल टू क्या था? बीटा. ये पार्टीशन पी. तो नॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स आर सेड टू बी नॉर्म. मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल. मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स Tr-1 Tr. अब लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? समेशन r इक्वल टू 1 to n Tr-1. ठीक है, इसको मॉड के फॉर्म में भी ले सकते हो. मॉड ऑफ Tr, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है. मॉड ऑफ Tr-1. ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ लेंथ ऑफ द सब इंटरवल T1 - T0 T2 - T1 अप टू Tn-1. r पॉइंट ले रहे हो तो वो बीच में मॉड ऑफ Tr-1 हो जाएगा. तो इन सब इंटरवल्स में से जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? नॉर्म ऑफ पी की. कंटूर की डेफिनेशन में क्या बताया था कि कोई भी जॉर्डन आर्क कंटूर कब कहलाएगा? जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क्स जो हैं वो एक पॉइंट से दूसरे एक रेगुलर आर्क के एंड पॉइंट से कनेक्ट हों. एक से दूसरा जो है वो आपस में कनेक्ट हो. तो इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो कि अ जॉर्डन कर्व या अ जॉर्डन आर्क कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेगुलर आर्क जॉइंड एंड टू एंड कॉल्ड कंटूर. एग्जाम्पल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सभी क्लोज से में हैं और ये कंटूर की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है. तो इसको हिंदी में किस तरह से डिफाइन करोगे? परिमित संख्या में नियमित चापों की सतत श्रृंखला कंटूर कहलाती है. ठीक है, तो इसमें डेफिनेशंस को बार बार जितना रिवाइज करोगे 5 to 6 टाइम, तब ये जो है वो क्लियर होंगी, समझ में आ गए होंगे सभी को. लेकिन लर्न करने के लिए इनको बार बार रिवाइज करना होगा, लिख कर प्रैक्टिस करना होगा, तब इनको डिफ़ाइन कर पाओगे कि कहाँ किस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, क्या बता रहा है, क्या डेफिनेशन है उसकी. ठीक है, तो ये तो कुछ डेफिनेशंस थी इसमें जो 100 टाइप क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को लर्न होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल आर सेड टू बी नॉर्म. तो नॉर्म ऑफ पी इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सब इंटरवल. ठीक है, लेंथ सब इंटरवल्स की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हो? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो नॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट अपना टॉपिक, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, सम्मिश्र रेखा समाकलन. कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल. कोई भी कर्व ले लो इसमें, जैसे ये कोई भी आर्क है, रेक्टिफिएबल आर्क है. ठीक है, रेक्टिफिएबल आर्क है. ये आर्क जो है वो एक कर्व को ही रिप्रेजेंट करती है, या ये कहो कि जो कर्व ले रहे हैं वो उसमें छोटे छोटे आर्क्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं. तो इसमें ये पॉइंट्स ले लो.
जेड नोट Z1 Z2, थोड़ा दूर दूर लेना इन पॉइंट्स को, Z3 ZK-1 ZK ZN-1 और ये पॉइंट है ZN। ठीक है, सपोज इनके मिड में कोई पॉइंट है xi1 xi, सही से बनाना इसको, इनके मिड में कोई भी पॉइंट है xi2 Z1 और Z2 पॉइंट के मिड में xi2, इसी तरह से इनके मिड में xi3 xi4, इसके मिड में ये पॉइंट जो है वो xik और ये पॉइंट xin। ठीक है, तो कोई भी रेक्टिफिएबल आर्क यहाँ पर कंसिडर की है जिस पर Z0 Z1 Z2 अप टू Zn इंटरवल, मेन इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा है, उसको इन n+1 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो ये पार्टीशन हो गया P इक्वल टू T0 T1 T2 अप टू Tn। तो सबसे फर्स्ट इसमें लो, लेट C बी आ रेक्टिफिएबल आर्क डिफाइंड बाय xt प्लस आयोटा वाई टी। ठीक है, कोई भी कर्व की इक्वेशन जो है जेड इक्वल टू xt प्लस आयोटा वाई टी, टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कोमा बीटा, और इसको अल्फ़ा इज लेस दैन इक्वल टू टी इज लेस दैन इक्वल टू बीटा। ठीक है, नेक्स्ट एफ जेड बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड विच इज डिफाइन एंड कंटिन्यूस ऑन आर्क सी। ठीक है, कर्व की इक्वेशन ले ली और फंक्शन एफ जेड जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्टीशन पी में डिवाइड करो। कंसिडर अ आर्बिट्रेरी पार्टीशन पी, कंसिडर एन आर्बिट्रेरी पार्टीशन पी of closed interval alpha comma beta in this form and form the sum। ये पार्टीशन है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक करो कि इक्वेशन ली है, फंक्शन एफ जेड डिफाइन किया है और ये पार्टीशन क्लोज इंटरवल एक अल्फ़ा कोमा बीटा का इस फॉर्म में डिफाइन किया है। अब यदि सम एस एन को समेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, समेशन आर इक्वल टू 1 to n, जो भी मिड पॉइंट्स या ये जो xi1 xi2 xik xin जो है ये कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो सम फाइंड आउट करना हो इस आर्क के लिए या इस कर्व के लिए, तो उसको यदि समेशन की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करो, ये जो सब इंटरवल है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी Z1 माइनस Z0। ठीक है, और इनके बीच में जो भी पॉइंट है इस पर फंक्शन की वैल्यू ले लो, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f(xi1), तो Z1 माइनस Z0 इंटू f(xi1) प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू इस पर फंक्शन की वैल्यू f(xi2) प्लस एंड सो ऑन ZK माइनस 1 इंटू f(xik) प्लस एंड सो ऑन Zn माइनस 1 इंटू f(xin)। इस टर्म को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एस एन से। एस एन क्या है यहाँ पर, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी आर्क डिफाइन करी है। तो ये एफ ऑफ XIR ZR माइनस 1, इसमें भी आर की वैल्यू 1 to n यदि पुट करते हो तो ये किस फॉर्म में फाइंड आउट होगा, f(xi1) r इक्वल टू 1 पुट करो, Z1 माइनस Z0 प्लस f(xi2) Z2 माइनस Z1 प्लस एंड सो ऑन
एफ एक्जाई आर जेड आर माइनस जेड आर माइनस 1 प्लस एंड सोन एफ ऑफ एक्जाई एन जेड एन माइनस जेड एन माइनस 1। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लो इसमें। इफ़ वी टेक लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये सम एस एन है यदि इसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हो, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू कोई भी लिमिट यदि ले रहे हो एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो इस केस में ये तो ये हो गया और इधर राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समीशन आर इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और एन की जगह आर इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और ये एज इट इज आ जाएगा। अब यदि ये लिमिट कोई भी यूनिक नंबर, यूनिक या यूनिक नहीं फाइनाइट कहो इसको, लिमिट लेने पर यदि ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट होती है, ठीक है, इस टर्म की वैल्यू फाइनाइट फाइंड आउट हो, तो उस केस में क्या कहोगे कि फंक्शन एफ जेड जो है वो आर्क सी के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है। फंक्शन एफ जेड इज इंटीग्रेबल फ्रॉम अल्फा टू बीटा अलोंग द आर्क सी। किसी भी आर्क के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। किस केस में? यदि ये वैल्यू फाइनाइट फाइंड आउट हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले रहे हो, इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर ये जो सब इंटरवैल्स में इनको डिवाइड कर रहे हो, ये बहुत सारे पॉइंट्स होंगे अपने पास, तो इन इसके अकॉर्डिंग जितने पॉइंट्स होंगे तो नंबर ऑफ सब इंटरवैल्स जो हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उस केस में नॉर्म की जो वैल्यू है वो 10 to 0 होगी, ठीक है। नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लिखो या नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0, एक ही बात है, ठीक है। एन टेंस टू इनफाइनाइट के केस में बहुत सारे पॉइंट होंगे जिसके अकॉर्डिंग सब इंटरवैल्स जो हैं वो बहुत अधिक होंगे और जितने इंटरवैल्स ज़्यादा होंगे सब इंटरवैल्स, ठीक है। इंटरवैल नहीं, इंटरवैल तो अल्फ़ा कोमा बीटा है, उसको इन पॉइंट्स में डिवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग सब इंटरवैल फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो एन टेंस टू इनफाइनाइट के केस में जो सब इंटरवैल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे और उस केस में नॉर्म की वैल्यू 0 की ओर टेंड होगी, ठीक है। देखो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो यदि ये वैल्यू फाइनाइट आती है तो उस केस में किसी भी फंक्शन एफ जेड का आर्क सी के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेशन किया जा सकता है। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरह से देखो इसको रिप्रेजेंट करोगे, देखो इफ द सम एस एन टेंस टू अ यूनिक फाइनाइट लिमिट लेट आई एच एन टेंस टू इनफाइनाइट, कि एन टेंस टू इनफाइनाइट के केस में यदि ये सम कोई भी यूनिक या फाइनाइट लिमिट सपोज आई है उसको यदि रिप्रेजेंट करे, ठीक है, एन टेंस टू इनफाइनाइट और नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0, वो इसी तरह से है कि एन टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो ये बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग सब इंटरवैल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग नॉर्म की जो वैल्यू है वो 0 की ओर टेंड होगी। Then we say that the function fz is integrable from alpha to beta along the arc C। और इस केस में लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एस एन, कोई भी फाइनाइट लिमिट आई आ रही है, ठीक है, तो इस केस में क्या कहोगे कि फंक्शन एफ जेड जो है वो कर्व सी के अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर, इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि इसमें एन टेंस टू इनफाइनाइट लें तो इस केस में यदि ये यूनिक और फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट होती है देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज इंटीग्रेबल फ्रॉम अल्फा टू बीटा अलोंग द आर्क सी। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये
फार्मूला फाइंड आउट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एफ एक्स आई आर जेड आर माइनस 1। ऑल्सो integration of C f z dz is called the complex line integral. ठीक है, तो इस केस में ये जो है ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल और सिंपल लाइन इंटीग्रल। Simply line integral of function fz along to the curve or arc C, or the definite integral of fz from alpha to beta। तो मेनली कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट किससे करते हो, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। और ये किस तरह से डेराइव होता है वो ये स्टेप्स लेते हुए इसको बता सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो इसको रिवाइज करना। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा, 2-3 टाइम इसको रिवाइज करोगे और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो मेनली इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल और सिंपली लाइन इंटीग्रल along to the curve C, और डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड फ्रॉम अल्फा टू बीटा, या डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड along टू आर सी। तो ये डेरिवेशन अपना जो है वो कंप्लीट हो गया।